हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हर्षित गुप्ता। हो सकता है अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई उसमें शायद आपको आवाज़ सुनाई ना दे रही हो, बट आप वीडियो देख के फीलिंग्स को समझ गए होंगे मेरी। दूसरी चीज़, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे स्कूल का एडवर्टीजमेंट करो। एक्चुअली अपने स्कूल का एडवर्टीजमेंट करो। आप लोग खुद अपने स्कूल को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि आप लोग भी अपने फ्रेंड्स, अपने नेबर्स को हमारे स्कूल का लिंक जो है वो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे स्कूल से जुड़ सकें। ठीक है। दूसरी बात, वीडियो इसलिए शायद वीडियो की वॉइस आपको इसलिए शायद सुनाई नहीं दी हो क्योंकि मैंने इस समय रिकॉर्डिंग पे माइक ऑन कर रखा है। रिकॉर्डिंग जो होगी वो सिस्टम वॉल्यूम को रिकॉर्ड नहीं करेगा, हो सकता है नहीं किया हो, क्योंकि मैंने माइक सेटिंग में माइक को ऑन कर रखा है क्योंकि मेरे को अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करवाना था इसलिए। ठीक, तो आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे क्लास 9th का। सेकंड चैप्टर इज द मैटर प्योर, इज मैटर प्योर। तो हम जो मैटर है वो हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर है वो प्योर है या नहीं, इस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस चीज के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर हमें अपने अराउंड प्रेजेंट मैटर के बारे में डिस्कस करना है कि वो प्योर है या इम्प्योर है, तो उसके लिए सबसे पहली चीज हमें जो डिस्कस करनी पड़ेगी वो है सब्सटेंस। बहुत बार आपने नाम सुना होगा, सब्सटेंस सब्सटेंस सब्सटेंस। हाउ कैन यू डिफाइन अ सब्सटेंस? तो टुडे वी विल डिस्कस द सब्सटेंस, देन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है। तो फर्स्टली, द मैटर विच इज प्रेजेंट अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। मतलब हमारे चारों तरफ जितना भी सब्सटेंस है, जो भी मैटर है, आइदर इट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऑल द मैटर्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। तो जितना भी मैटर वो किसी ना किसी सब्सटेंस के फॉर्म में होता है। ठीक। अब आप सब्सटेंस को डिफाइन कैसे करोगे? हाउ कैन यू डिफाइन अ सब्सटेंस? So for which I gave a definition here: the real physical matter which has specific properties and specific composition is called a substance। यानी ऐसा वास्तविक मैटर जिसकी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हो, जिसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशन हो, उसे हम एक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक। अब अगर मैं बात करूं सब्सटेंस की, तो द स्टेट ऑफ सब्सटेंस में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे भी मैंने बताया, भाई जरूरी तो नहीं है आपके आसपास कोई भी चीज है, आपके पास में पेन है, आपके सामने मोबाइल है, ईयरफोन है, आप हवा खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, ऑल दी थिंग्स प्रेजेंट अराउंड यू, ऑल द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस आर सब्सटेंस। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो all these substance may have different shape, color and size। भाई सारे substance का shape, color, size सेम हो ये जरूरी नहीं। all these substance may have different shape, color and size। the matter present around us is not pure because they contain different particles। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपके हिसाब से प्योर चीज क्या होती है? अगर मैं जनरली बात करूं, प्योर क्या है? जिसमें इम्प्यूरिटी ना हो, उसी को तो हम प्योर कहेंगे, जिसमें कोई भी चीज मिलाई ना गई हो। जैसे अगर मैं बात करूं प्योर मिल्क, अगर आपने मिल्क में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया तो वो प्योर नहीं है। ठीक है। मैंने बात की प्योर घी, अगर आपने घी में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ऐड कर दिया तो वो प्योर नहीं है। यानी जिसमें इम्प्योरिटी, दूसरे टाइप के पार्टिकल्स आ जाए, तो जिसमें दूसरे टाइप के पार्टिकल्स आ जाएंगे, अलग अलग पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो वो वहां पर इम्प्योर हो जाएगी चीज। प्योर का मतलब है जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हो, एक ही तरह की चीजें हो। तो ऑल द मैटर्स प्रेजेंट अराउंड अस इज नॉट प्योर बिकॉज दे कंटेन डिफरेंट पार्टिकल्स। सारे पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं हमारे चारों तरफ जो है। तो इसीलिए हम सिंपली ये कह सकते हैं, ऑल द मैटर्स प्रेजेंट अराउंड अस इज नॉट प्योर बिकॉज दे कंटेन different particles।
Substance mainly divided into two parts, pure substance and impure substance, which are also known as mixtures. Impure substance को हम mixtures भी कहेंगे. तो इनके क्लासिफिकेशन को हम एक इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं. जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो मैटर और we can say substance. Substance are divided into two parts. The first one is pure substance and second one is impure substance or mixture. अगर हम बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. प्योर सब्सटेंस, पहले तो मैं प्योर सब्सटेंस की बात करूंगा. प्योर सब्सटेंस क्या होंगे, जैसे अभी मैंने बताया, जिसमें केवल एक टाइप के ही पार्टिकल्स हो, एक टाइप के ही पार्टिकल्स हो, एक टाइप का ही कंपोजिशन हो, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे. इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर देखो नाम जो है मिक्सचर अपने आप बता रहा है, जिसमें मिक्स हो गए दो या दो से ज्यादा टाइप की चीजें, तो वो आपके क्या बन जाते हैं, मिक्सचर. ठीक है. अब मिक्सचर अगर मैं बात कर रहा था प्योर सब्सटेंस कैन फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. इसको भी मैं आगे और अच्छे से डिफाइन करूंगा, आगे इसी वीडियो में आगे मैंने फिर इनको डिफाइन किया, प्योर सब्सटेंस को, एलिमेंट को, कंपाउंड को, सबको डिफाइन करूंगा मैं. ठीक है. तो आप आज पहले इसको समझिए कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इन चीजों को. दूसरी चीज कंपाउंड. व्हाट आर कंपाउंड्स? एक्चुअली व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर combined together in a definite composition, then they will form a compound. जैसे water, the formula of water is H2O. Its composition is fixed. Always water molecule has two hydrogen atom and one oxygen atom. तो इनका composition fixed है, तो ऐसे substance आपके compound कहलाते हैं. इसमें केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होंगे. अगर वाटर की बात करें तो केवल H2O, 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 H2O और H2O. इसके अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा. तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे, कंपाउंड्स. सुगर इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंपाउंड. सॉल्ट, द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट इज NaCl, जो आप जनरली घर में खाने में यूज करते हो, उसका फॉर्मूला NaCl होता है. ठीक है. अब मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ, प्योर सब्सटेंस मैंने बताया, एलिमेंट और कंपाउंड दो टाइप के हैं. ऐसे अगर मैं इम्प्योर सब्सटेंस की बात करूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इनको भी बता दे रहा हूँ, जिनको हम मिक्सचर्स कह रहे थे. मिक्सचर्स आपके दो टाइप के होंगे, होमोजेनस, हेट्रोजेनस. जिनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा. यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, उन्हें हम होमोजेनस मिक्सचर्स कहेंगे. जैसे मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल. तो ये आपके ऐसे मिक्सचर्स है जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स्ड हो जाते हैं. ऐसे मिक्सचर्स आपके होमोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं. हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, उन्हें हम हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कहते हैं. जैसे आपने सैंड और वाटर, क्या सैंड और वाटर एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे? मिक्सेबल होगा सैंड वाटर में? नहीं होता. ठीक. तो ये आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर्स हो जाएंगे. ऐसे ही अगर मैं बात करूं वाटर एंड ऑयल, तो वाटर और ऑयल एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, तो ऐसे मिक्सचर्स आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कहलाएंगे. ठीक है. बात क्लियर हो गई? मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा. इसके बाद मिक्सचर्स के बाद अब मैं सबसे पहले यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस को डिफाइन कर दे रहा हूं कि व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. प्योर सब्सटेंस, तो जैसे अभी मैंने बोला, अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, comma, is a pure substance. It means that the substance which contain only one kind of particle, it does not contain any impurity, then such substances are called pure substances. Pure substances can further divide into two parts, element and compounds. तो मैंने अभी आपको बताया था, मैं आज एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में. यहाँ पर मैं पूरा एलिमेंट्स का पूरा क्लासिफिकेशन करूंगा, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को. तो पहले मैं एलिमेंट्स की बात कर लूं. व्हाट इज एन एलिमेंट? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस which cannot be split up into
two or more simpler substances by using any chemical method like applying heat or electricity. तो ऐसा एलिमेंट जिसको हम दोबारा डिसोसिएट नहीं कर सके किसी और सब्सटेंस में, ऐसा सब्सटेंस जिसको हम डिसोसिएट नहीं कर सकते किसी दूसरे सब्सटेंस में, वो आपका क्या कहलाएगा? एक एलिमेंट। एलिमेंट्स कैन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होंगे ये? एलिमेंट के बारे में एक लाइन फिर से यहाँ लिखिए। इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स, मेटलॉइड एंड नॉन मेटल्स। आई थिंक आप सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल दिखा दूंगा। व्हाट अ बिग डील। दिखा क्या दूंगा? दिखा ही देता हूँ। We can use web URL. Here we can write www.googlebaba.com। गूगल बाबा जरा हमको बताओ पीरियोडिक टेबल कहाँ है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक्चुअली लॉन्ग form of periodic table, and I want to open the image. ये सारी आपकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, हम इसमें से किसी को भी खोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक कोई सी भी खोल रहा हूँ। सपोज दैट मैंने इसको ओपन किया, आप लोग इसको आराम से देखिए। ये आपकी पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ पीरियोडिक टेबल के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला आपका ये है एस ब्लॉक। फिलहाल अभी आपको इतना ज्यादा डीपली नहीं समझना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये डी होता है और ये एफ होता है। 4 पार्ट में डिवाइड की जाती है। इट इज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इट इज द लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल जिसको हम इस समय पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ इसमें इस पीरियोडिक टेबल में, तो इस पीरियोडिक टेबल में ये आप ग्रीन कलर वाली लाइन देख रहे हो। इस ग्रीन कलर की लाइन के नीचे की साइड यानी इस साइड, ये सारे एलिमेंट्स आपके मेटल्स हैं। ये सारे एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं? मेटल्स। ये सब आपके क्या है? मेटल्स। इस ग्रीन वाली लाइन के अगर मैं ऊपर की बात करूं यानी इधर वाले साइड की बात करूं, तो ये सारे के सारे आपके होते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स। और अगर मैं बीच वाली इन लाइन की बात करूं, ग्रीन वाली, तो ये जनरली आपके मेटलॉइड्स होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। ठीक, मेटलॉइड्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या हैं उनकी बात मैं बाद में करूंगा अभी। ठीक, इसमें अगर मैं बात करूं कुछ एक्सेप्शन से, जैसे हाइड्रोजन आपका मेटल नहीं है, वो गैस है, तो वो चीज बात की बात है अभी। लेकिन मैंने एक जनरल आपको बता दिया कि हम पीरियोडिक टेबल में जनरली कैसे बता सकते हैं कि कौन मेटल्स है कौन नॉन मेटल्स है। ठीक, तो मैं इसको स्टॉप कर रहा हूं और यहां से वापस अपने डॉक्यूमेंट्स पे पहुंच रहा हूं जो मैंने आपको बताया था अभी, मेरी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा हुआ है। 9th क्लास, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक, इसमें हम डिस्कस कर रहे थे क्या? तो एलिमेंट्स कैन फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज मेटल्स, सेकंड वन इज मेटलॉइड्स एंड थर्ड वन इज नॉन मेटल्स। तो मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स, पहले हम ये बता दें कि क्या होते हैं मेटल्स, क्या होते हैं नॉन मेटल्स और क्या होते हैं मेटलॉइड्स। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है मेटल्स की, जैसे मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इनके एग्जाम्पल्स लिखे हैं कॉपर, गोल्ड, आयरन। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी like sulfur, oxygen and metalloids which show some properties of metals and some properties of non-metals like silicon, boron, arsenic.
तो ये सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक मैंने अभी आपको दिखाई भी थे, बीच वाली लाइन में थे ये। ठीक है, मैं अभी फिर से दिखा दूंगा, नॉट अ बिग डील। तो आप लोग वरना वीडियो को वापस जाके देख सकते हो, बीच वाली लाइन जो ग्रीन वाली लाइन थी उसमें आपको सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक तीनों मिल जाएंगे। अब हम पहले मेटल्स की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि व्हाट आर मेटल्स। एलिमेंट्स विच कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज मेटल्स। देयर आर लॉट्स ऑफ मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल, आपको अभी मैंने दिखाए थे, जैसे सोडियम, कॉपर, जिंक, निकल, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। ऑल दीज आर मेटल्स। Now we will discuss the characteristics of metals. What are the main characteristics of metals? Metals, they have high electrical and heat conductivity. Metals are ductile and malleable. ठीक है, metals are ductile and malleable. Metals have a special luster. हर एक मेटल की एक स्पेशल लस्टर होती है, एक स्पेशल चमक होती है। ठीक, मेटल्स आर जनरली हार्ड। आप लोगों को पता है मेटल्स बहुत हार्ड होती हैं। आयरन रॉड देखो कितनी हार्ड होती है, आप इजीली फोल्ड नहीं कर सकते उसको, एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम। while sodium and potassium metals can cut with the help of knife. These are soft metals actually, potassium and sodium. So these metals can cut with the help of knife. Lithium also is a soft metal. Lithium can also cut with the help of knife. ठीक है, next tungsten metal. The symbol of tungsten, atomic symbol is W, is used in the filament of bulb because it has very high melting point, approximate 3500 डिग्री सेल्सियस। जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन मेटल यूज की जाती है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मेटल्स की प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमने सारी चीज डिस्कस कर रखी है पहले ही, तो इसलिए अब मेरे को मेल्टिंग पॉइंट बताने की जरूरत नहीं है क्या है। यानी ये मेटल 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सॉलिड रहेगी। इतना टेम्परेचर, इतनी हीट टेम्परेचर को ये फील कर सकती है, मतलब महसूस कर सकती है, उसको बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद ही जाके मेल्ट होगी है। तो अगर हम बात करें बल्ब का फिलामेंट, इसीलिए टंगस्टन मेटल का बनाया जाता है क्योंकि उसकी हीट को वो कंट्रोल कर सके, उसकी हीट को एक तरह से वो सह सके। ठीक है, तो टंगस्टन मेटल इज यूज्ड इन द फिलामेंट ऑफ बल्ब बिकॉज इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, अप्रोक्सीमेट 35 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं इसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी की बात करूं मेटल्स की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है? मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओनली मर्करी इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। मर्करी केवल एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। आई थिंक इसका शायद मेल्टिंग पॉइंट -12 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम -12 डिग्री सेल्सियस तक मरकरी को ठंडा करें तो ये भी एक बिल्कुल सॉलिड मेटल बन जाएगी, जैसी आपकी आयरन रॉड होती है और ये सब होती है वैसी। बट एट रूम टेम्परेचर इट विल रिमेन अ लिक्विड। मेटल्स आर सोनरस। सोनरस का मतलब समझते हो आप लोग? मतलब इनसे एक विशेष प्रकार की आवाज आती है मेटल्स से। इनकी साउंड आप लोगों ने सुनी होगी मेटल्स। अगर हम मेटल्स को बजाते हैं तो आपने बेल सुनी हो, बेल बजती है, तो ये सब जो बेल बजने से आवाज हो रही है, ये प्रॉपर्टी जो है वो सोनरस प्रॉपर्टी कहलाती है मेटल्स की। ठीक, नेक्स्ट आपका एलिमेंट का क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट टाइप आ गया आपका नॉन मेटल्स। व्हाट आर नॉन मेटल्स? एलिमेंट्स विच कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज नॉन मेटल्स। भाई जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे वो नॉन मेटल्स हैं। अब नॉन मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हीलियम, नियॉन, नियॉन हीलियम, ये सब क्या है? एग्जांपल्स है किनके? नॉन मेटल्स के। नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हैव लो heat and electric
conductivity. As metals have very high heat and electric conductivity, and metals cannot conduct heat and electricity, that is why they have very low heat and electrical conductivities. Second thing, they are not ductile and malleable. Non metals are not malleable. ठीक है. Non metals have not luster except iodine. आयोडीन में चमक होती है. आयोडीन को छोड़कर बाकी सभी नॉन मेटल्स आपकी जो जितनी भी नॉन मेटल्स हैं उनमें किसी भी तरह की चमक नहीं होती. एंड दे आर डल इन अपीयरेंस. ऑल नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस. नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट सो हार्ड एज मेटल्स एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड आपका एक नॉन मेटल है. डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन. ये एक सबसे ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है जो एक नॉन मेटल होता है, जो मेटल से भी बहुत ज्यादा हार्ड है. ठीक है. तो ये बात होगी डायमंड की. नेक्स्ट वन मोर थिंग अबाउट डायमंड. डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन which are the pure element in which graphite can conduct electricity due to pi electrons. यहां पर एक बात और आएगी, ये एक और एक्सेप्शन है. जैसे मैंने डायमंड कहा कि ऑल मेटल्स नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट सो हार्ड, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन. ऐसे ये एक और एक्सेप्शन है कि डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों ही आपके एलोट्रोपिक फॉर्म होती है कार्बन की. एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है ये आपको मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करूंगा. उसमें आपकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स आएंगी कार्बन की, तो वहां पर मैं डिस्कस करूंगा कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म, जिसमें हम 3 फॉर्म्स पढ़ेंगे, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन्स. तो वो सारी चीजें हम बात की बात है, वो सब चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे. अभी हम केवल यहाँ पर किन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. ये कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म होती है. एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है? नेचुरली हमें कोई एलिमेंट जिस फॉर्म से मिलता है वो आपकी एलोट्रोपिक फॉर्म कहलाती है. तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं डायमंड, ग्रेफाइट और आपका फुलरीन्स, मैंने बताया ये सब एलोट्रोपिक फॉर्म है. डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एंड आर प्योर एलिमेंट. अगर डायमंड की बात की जाए तो ये प्योर एलिमेंट होता है, ये कोई सब्सटेंस नहीं, ये कोई कंपाउंड नहीं. ठीक है, ये प्योर सब्सटेंस है. अगर हम प्योर एलिमेंट की बात करें, प्योर एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं होता डायमंड. ठीक, इसका केवल अगर रिप्रेजेंटेशन हमें करना है तो जैसे हम वाटर को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे अगर हम डायमंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो डायमंड को रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है C और ब्रैकेट में लिख देते हैं डायमंड. डायमंड तो इसका मतलब कार्बन जो है वो अपने आप में डायमंड को शो करेगा. C और डायमंड लिख दिया. तो अगर मैंने कार्बन के नीचे यहाँ पर ग्रेफाइट लिख दिया इसकी जगह, तो वो ग्रेफाइट को शो करेगा. और सिंपल कार्बन लिख रहा हूं तो वो कार्बन लिखेगा. ठीक है. अब दूसरी बात कि ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन होता है आपका. ग्रेफाइट अभी मैंने बताया आपको कि दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल although it can conduct electricity due to pi electrons. ग्रेफाइट जो होता है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होता है और यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन से बार बार जुड़े रहते हैं. और इन डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड आपका जो होता है वो सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई. पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है और वीक बॉन्ड जो है वो इजीली डिसोसिएट हो जाता है. बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और अगर पाई बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा तो पाई बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा और पाई बॉन्ड की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर ये डिसोसिएट हो गया तो डिसोसिएट होने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं. इसीलिए एक एक्सेप्शन हो जाता है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है. ठीक है. पाई इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा आपको समझ में नहीं आए, बॉन्ड समझ में नहीं आए, तो अब टेंशन मतलब आपका जो 4th चैप्टर है उसमें हम पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. तो आप लोग इतना टेंशन मतलब लास्ट तक आपको सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे जितने भी डाउट्स आ रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जैसे अगर मैंने आपको बात करी थी ऑल मेटल्स आर सॉलिड,
at room temperature except mercury. But non-metal may be solid, liquid or gas. ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. Some solid non-metals are carbon, phosphorus, arsenic, sulfur, etc. Sulfur is also available in the market by the name गंधक. ये गंधक के नाम से मार्केट में मिलती है. ठीक है. अगर मैं बात करूं लिक्विड नॉन मेटल, तो ओनली लिक्विड नॉन मेटल इज ब्रोमीन, ओनली लिक्विड मेटल इज मरकरी. इन चीजों को आपको याद रखना है. ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर लिक्विड नॉन मेटल, व्हाट आर लिक्विड मेटल्स. तो आप इनको इजीली याद कर सकते हो. और गैसियस नॉन मेटल्स कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन. और इसके अलावा अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, तो ये सब आपके जो है, ये सब आपके गैसियस नॉन मेटल्स हो जाएंगे. ठीक. सॉलिड में आपका आयोडीन भी आ जाएगा. अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आयोडीन एक सॉलिड नॉन मेटल होगा और क्लोरीन और फ्लोरीन जो है ये आपके गैसियस नॉन मेटल होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, non-metals have comparatively low melting and boiling point. तो non-metals के जनरली melting और boiling point बहुत कम होते हैं comparatively. और non-metals are non-sonorous and have low density. Non-metals आपके non-sonorous होते हैं, non-metals को बजाने पर आवाज नहीं होती. जैसे आप लकड़ी पे लकड़ी मारो तो आपको उस टाइप की आवाज सुनाई नहीं देगी, लेकिन जब आप मेटल पे मेटल मारते हो तो आपको एक अलग तरह की साउंड सुनाई देती है. ठीक है. तो ये आपकी बात हो गई नॉन मेटल्स की. अब हम डिस्कस करते हैं मेटलॉइड्स. आज के लिए ज्यादा नहीं है मेरे पास, थोड़ा कम है मैटर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें बहुत सारी चीजें ऐड नहीं कर पाया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने कुछ चीजें छोड़ दी. जैसे उसमें मैं कंपाउंड और मिक्सचर डिस्कस करूंगा, फिर उनमें डिफरेंसेस भी बताने थे, इसलिए मैंने यहाँ पर कंपाउंड्स नहीं बताया. मैं चाहता तो मैं कंपाउंड्स को भी यहाँ एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मैंने कहा कि कंपाउंड्स फिर मिक्सचर फिर दोनों में डिफरेंसेस वो एक वीडियो में रहने देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया. तो मेटलॉइड्स आपका जो रह गया है मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ आज, और उसके बाद की चीज मैं बाद में बताता हूँ. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच हैव electric and heat conductivities more than from non-metals and less than from metals are known as metalloids. Then generally we can say that the substances which have the properties of both metals as well as non-metals, which shows some properties of metals and some properties of non-metals, are known as metalloids. Like silicon, germanium, these are the metalloids. ठीक है. तो बोरॉन भी आपका मेटलॉइड है, आर्सेनिक भी आपका मेटलॉइड है. तो मैं अब बात करूं यहाँ पे, मैंने आपको कहाँ तक की चीजें मैंने आपको बता दी है, मैं उस चीज के लिए भी लेके दिखाता हूँ. हमने एलिमेंट्स पर ये मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स तीनों टाइप के, यानी अभी तक हमने जो आपका ये वाला ग्राफ था इसमें केवल हमने मैटर यानी सब्सटेंस डिस्कस किया, प्योर सब्सटेंस डिस्कस किया, एलिमेंट डिस्कस किया. अब हम नेक्स्ट वीडियो में कितनी चीजों को डिस्कस करेंगे? इन सब चीजों को. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. दूसरी बात, अभी मैंने जैसे कहा था कि आप नॉन मेटल्स जो जो मैंने बताया आप उनको वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो. नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूंगा तो उसमें मैं डिफरेंसेस भी डालूंगा, कंपाउंड और मिक्सचर्स में डिफरेंसेस भी डालूंगा कि इनमें डिफरेंसेस कैसे होते हैं. और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सब्सटेंस है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा मिक्सचर है, कौन सा होमोजेनस है, कौन सा हेटेरोजेनस है. तो आइडेंटिफिकेशन के लिए भी दूंगा. आप लोग नॉर्मली इन चीजों को अपने आप से रिलेट किया करो, अपने आप समझा करो, चीजों को देखा करो, समझा करो कि ये एलिमेंट है, ये मिक्सचर है, ये कंपाउंड है, ये क्या है, ये क्या है. कोई चीज देखो उसके आप फॉर्मूले को सर्च कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल बाबा. गूगल बाबा ऐसा नहीं कि केवल मैं ही चला सकता हूँ, आप भी चला सकते हो, फोन सबके पास है, बस आप लोग यूज नहीं करना चाहते हो. आप लोग थक जाते हो, सोचते हो क्या यार दिन भर पढ़ाई, छुट्टियां हो गई स्कूल की तब भी घर पे बैठ के पढ़ाई करनी पड़ रही है ना. बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे पता है, लेकिन बेटा स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक्चुअली नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट.
आपको हर चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है और नॉलेज के लिए ही हम स्टडी करते हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सर्च करोगे, आसपास की चीजों को देखा करो, उनके बारे में सर्च किया करो। और सर्च करने के लिए अगर आपको मानो कोई सब्सटेंस का नाम नहीं पता है, कुछ नहीं है, तो आप वहां पर एक ऐप यूज कर सकते हो, लेंस, गूगल लेंस। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो गूगल लेंस। गूगल लेंस जो है, अगर आप उसमें किसी भी चीज का फोटो खींचते हो, उस ऑब्जेक्ट पर आप पॉइंट करते हो, तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में अपने आप सारी डिटेल्स खुल जाती है। तो आप इस ऐप को यूज कर सकते हो, ये बेनिफिशियल एप्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।